हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो इंडिया साइंस पढ़ें। हम लोग पिछली वीडियो में SN1 और SN2 रिएक्शन पूरी समझ चुके थे, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म के। आप लोग क्वेश्चन निकालो एग्जाम्पल नंबर 10.6 पेज नंबर 295। एग्जाम्पल 10.6 में आपसे पूछा है कि गिवन कंपाउंड में से कौन SN2 में फास्ट रिएक्ट करेगा। तो आपको पहला कंपाउंड ये दे रखा है और दूसरा कंपाउंड ये दे रखा है। आपको चेक कैसे करना है? सबसे पहले ये चेक करो जो गिवन कंपाउंड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ये वाली कार्बन कैसी है? प्राइमरी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है और इसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन है सेकेंडरी, तो ये वाला कंपाउंड 2 डिग्री हो गया। अब SN2 में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, प्राइमरी की या सेकेंडरी की? हमेशा प्राइमरी वाले की रिएक्टिविटी। अब इसका बी पार्ट वो तो आप लोग बता ही दोगे। एल्केन सेम है, एक में आयोडीन है एक में क्लोरीन। कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा? आयोडीन वाला। जो बेटर लीविंग ग्रुप होता है उसी की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर 10.7। इसके ए पार्ट में आपको SN1 और SN2 रिएक्टिविटी दोनों का रेट बताना है। पहला है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स बनाने हैं आपको। तो देखो हमने 4 आइसोमर्स बना लिए। ये सभी ब्रोमोब्यूटेन है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट है। अब इनका SN1 और SN2 रिएक्टिविटी रेट चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ये प्राइमरी, इसमें हेलोजन इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कैसी है? प्राइमरी। ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। इसमें चेक करो ये वाली कार्बन सेकेंडरी और इसमें ये कार्बन कैसी? टर्शरी। तो ये टर्शरी हेलो एल्केन हो गया। SN1 में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? सबसे पहले टर्शरी वाला, यानी पहले D, फिर सेकेंडरी C। अब इन दोनों को अगर मैं चेक करूं तो ये दोनों प्राइमरी हैं। रिएक्टिविटी किसकी फास्ट होगी? तो देखो यहाँ पर अगर हम SN1 मैकेनिज्म को समझें तो सबसे पहले क्या होगा? बॉन्ड टूटेगी, कार्बोकैटायन बनाएगा और यहाँ पर बॉन्ड टूटेगी, कार्बोकैटायन बनेगा। अब इस वाले केस में ये एल्काइल ग्रुप पास में लगे हुए हैं तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा बजाय इस वाले कंपाउंड के। इसमें यही एल्काइल ग्रुप्स पीछे तक लगे हुए हैं तो इस वाले कंपाउंड का SN1 रिएक्टिविटी रेट ज्यादा, देन फिर इसका B और उसके बाद में A। आप लोग इसे ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये दोनों प्राइमरी हैं तो दूसरे वाले को चेक करो। इसमें दूसरा कार्बन सेकेंडरी है और इसमें दूसरा कार्बन प्राइमरी है तो सेकेंडरी वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इस कंपाउंड का SN1 रिएक्टिविटी रेट ज्यादा हो जाएगा। अगर SN2 का ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले प्राइमरी। अब कौन सा प्राइमरी पहले रिएक्ट करेगा? जिसमें रुकावट कम होगी। SN2 में क्या होता है? पीछे से अटैक होता है, स्टेरिक हाइड्रेट्स कम होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड में देखो पीछे कई सारे ग्रुप एक साथ इकट्ठे लगे हुए हैं, इसमें भी ग्रुप्स लगे हुए हैं लेकिन एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। जब पीछे से अटैक होगा तो किस में रुकावट ज्यादा होगी? इस वाले कंपाउंड में। तो इस वाले कंपाउंड में स्टेरिक हाइड्रेट्स ज्यादा है क्योंकि एल्काइल ग्रुप पास में लगे हुए हैं, जबकि इसमें एल्काइल ग्रुप्स दूर तक एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं तो स्टेरिक हाइड्रेट्स कम है। तो पहले कौन रिएक्ट करेगा SN2 में? A, देन B, फिर सेकेंडरी वाला C एंड देन D। अब इसी क्वेश्चन का B वाला पार्ट देखो। तो सबसे पहले तो आप इसके फिगर ड्रॉ कर लो। अब चेक करो कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी है। ये कार्बन बेंजीन के एक कार्बन से अटैच है तो कैसी हो गई? प्राइमरी। ये वाली कार्बन एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, सेकेंडरी। दिस वन इज टर्शरी और इसमें ये वाली कार्बन
इससे अटैच है और इससे अटैच है, सेकेंडरी। तो सबसे पहले SN1 का रेट लिखते हैं इसमें। टर्शरी वाला सबसे पहले D, देन इसमें दो सेकेंडरी है, एक ये एक ये। किसका रेट फास्ट होगा? इसमें ये जो कार्बन है दो बेंजीन रिंग से अटैच है। इसमें कार्बन एक एल्काइल ग्रुप से, एक बेंजीन रिंग से। अब हमें पता है बॉन्ड टूटती है SN1 में, पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम इसमें होगा, बॉन्ड टूटेगी हेलोजन वाली और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस। अब इस कंपाउंड में क्या है? दोनों ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग्स हैं। इसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग है, तो रेजोनेंस किसमें ज्यादा होगी? जिसमें दो बेंजीन रिंग है। तो ये वाला कंपाउंड फास्ट रिएक्ट करेगा, देन C एंड देन A। SN2 में सबसे पहले प्राइमरी तो A, अगेन सेकेंडरी में क्या होगा? दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो स्टेरिक हाइड्रेंस ज्यादा। एल्काइल ग्रुप भी बल्कि होता है, फिनाइल ग्रुप भी बल्कि होता है, लेकिन फिनाइल एल्काइल से भी ज्यादा बल्कि होता है। तो इसीलिए पहले C आएगा, फिर B आएगा, देन D। तो अब आप लोग SN1 SN2 के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कंपाउंड में एटम्स 3D में कैसे अरेंज हैं। सोचो अगर मीथेन है हमारे पास, तो हम तो मीथेन का फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं CH4, लेकिन ये 3D में कैसे बना हुआ होगा? कार्बन होगी, इससे हाइड्रोजन अटैच होंगी, कुछ हाइड्रोजन पेपर की प्लेन में ही होंगी, कोई हाइड्रोजन पेपर के आगे निकल रही होगी और कोई हाइड्रोजन पेपर के अंदर जा रही होगी। तो ये अरेंजमेंट क्या है इसका? 3D अरेंजमेंट। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में से कुछ बेसिक चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप समझो प्लेन पोलराइज लाइट। तो देखो, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, यानी जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, और ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है। ये मान लेते हैं हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन अवेलेबल है। अब मान लो हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास करवाया। निकोल प्रिज्म एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जो लाइट को पोलराइज कर देता है। पोलराइज का मतलब क्या है? जब ये लाइट इससे पास होगी तो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन रह जाएंगे। इस लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करवाई जाती है। हमने इसमें कोई कंपाउंड भर रखा है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कुछ भी। प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास हुई। अब इसके बाद जो हमें लाइट मिली वो मान लेते हैं कुछ रोटेट कर गई। कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? द कंपाउंड्स which rotate the plane polarized light are known as optically active compounds। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लाइट को दो तरीके से रोटेट करते हैं, या तो ये लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा देंगे या फिर लेफ्ट साइड में। अगर ये इसको राइट में रोटेट करते हैं तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और अगर ये इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं तो हम इसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी कंपाउंड। The compound which rotate the plane polarized light in right direction are known as dextrorotatory optically active compounds, while the compounds which rotate the plane polarized light in left direction, they are known as levorotatory optically active compounds। ऑप्टिकली एक्टिव तो है क्योंकि वो लाइट को रोटेट कर पा रहे हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी जब राइट में रोटेट करता है, लेवोरोटेटरी जब लेफ्ट में रोटेट करता है। अच्छा, लेवोरोटेटरी को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है तो उसके आगे हम पॉजिटिव भी लगा देते हैं, या फिर कई बार हम लोग उसको डी फॉर्म या फिर एल फॉर्म के नाम से भी
जानते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आया आप लोगों को समझ में, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें। अब आप लोगों से नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी जाती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप बता सकते हो, अगर किसी कंपाउंड के कुछ आइसोमर्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं और कुछ आइसोमर्स लेवोरोटेटरी हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। मान लो कोई भी कंपाउंड है, उसके दो आइसोमर्स बनते हैं। अब उसमें से एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दूसरा लेवोरोटेटरी, तो इन दोनों आइसोमर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है, कायरल कार्बन। आखिर कायरल कार्बन क्या होता है। तो देखो, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम या कंपाउंड्स अटैच हों, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। अब इस वाली कार्बन को देखो, ये कायरल है क्या, नहीं, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है। और हमें पता है कायरल कार्बन वो होती है जिससे चारों एटम या फिर जो कंपाउंड अटैच हैं वो सब अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन को चेक करो, इससे एक तरफ मिथाइल, दूसरी तरफ इथाइल, एक तरफ ब्रोमीन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, चारों साइड के ग्रुप अलग अलग है, यानी ये वाली कार्बन कैसी है, कायरल कार्बन। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द कार्बन अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज कायरल कार्बन। ये जो कायरल कार्बन होती है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट समझो आप लोग, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने बीच में मिरर लगा रखा है, तो इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। प्लेन मिरर के अंदर क्या हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, OH। अब ये वाला पार्ट इधर फ्लिप होके आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके की मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, अगर आप इस मिरर इमेज को एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखो, तो ये इसको पूरा ढकेगी क्या, नहीं ढकेगी, क्योंकि ये वाला OH इधर आएगा और ये वाले ग्रुप्स इधर आएंगे। तो ये दोनों कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। अब मैंने क्या किया है, इसी मिरर इमेज को रोटेट कर दिया है। अब मान लेते हैं रोटेट करने के बाद में हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला। अब आप इसको बिल्कुल उठा करके इसके ऊपर रखो, ये इसको पूरा ढक लेगा। CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा, C2H5 के ऊपर C2H5 आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। ये दोनों एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है। अब इसको चेक करते हैं, ये सुपर इम्पोज हो सकता है या नहीं। तो देखो, ये वाला सुपर इम्पोजेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 है और इस स्ट्रक्चर में जो पीछे का ग्रुप है वो कौन है, इथाइल। तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस ही, पर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो आप लोगों से एक डेफिनेशन पूछी जाती है एनेंटियोमर्स की। आप क्या बताओगे, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हों, उनको हम लोग बोलते हैं एनेंटियोमर्स। यानी इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनेंटियोमर्स है ये, क्योंकि ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। इनमें से एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, दूसरा लेवोरोटेटरी होगा। अच्छा, इन एनेंटियोमर्स की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि एक जो है इनमें से लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है, जबकि दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ पा रही है। तो आगे हम लोग समझते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें 2 एनेंटियोमर्स होंगे और दोनों बराबर बराबर होंगे। अब हमें पता है एनेंटियोमर्स है तो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, दूसरा लेवोरोटेटरी होगा। और सोचो दोनों बराबर बराबर है तो एक का रोटेशन दूसरे की वजह से कैंसिल हो जाएगा।
रेसिमिक मिक्सचर का नेट ऑप्टिकल रोटेशन होता है 0, क्योंकि इसमें 50% मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं जबकि 50% मॉलिक्यूल लेवोरोटेटरी होते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अ मिक्सचर हैविंग 2 enantiomer इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 50% मॉलिक्यूल हमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी रखने हैं, 50% लेवोरोटेटरी, देन इट्स नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। एक और डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, रेसिमाइजेशन। आखिर रेसिमाइजेशन क्या होता है? तो आपको नाम से समझ में आ रहा है ये रेसिमिक मिक्सचर से ही रिलेटेड है। रेसिमिक मिक्सचर बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। हमारे पास मान लो एक इनेंशियोमर है और हम उसमें दूसरा इनेंशियोमर मिला देते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन। मान लो आपको इस तरीके से लिखा हुआ एक कंपाउंड मिलता है और आपसे पूछता है ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, तो ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है रेसिमिक मिक्सचर को। प्लस का मतलब था डेक्स्ट्रोरोटेटरी, नेगेटिव मतलब लेवोरोटेटरी, दोनों है तो रेसिमिक मिक्सचर है, यानी यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल का रेसिमिक मिक्सचर बना हुआ है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आगे अगर दोनों साइन लगे हुए हैं तो वो इंडिकेट कर रहा है रेसिमिक मिक्सचर को। अब नेक्स्ट समझो आप लोग, मान लो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें ये डैश 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 लाइन क्या बता रही है कि हाइड्रोजन पेपर के अंदर है, और ये सॉलिड वेज लाइन ये क्या बताती है कि ये मिथाइल ग्रुप पेपर के आगे निकला हुआ है, बाकी ये दोनों पेपर के ही प्लेन में है। अब मान लेते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है, X की जगह पर हेलोजन की जगह पर किसी Y को आना है। अब ये रिएक्शन इस तरीके से हुई कि हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, जहाँ इथाइल था वहाँ इथाइल रहा, जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ हाइड्रोजन रहा, मिथाइल की जगह मिथाइल रहा, मिथाइल आगे था तो ये आगे ही रहा है, सिर्फ हेलोजन की जगह पर Y आ गया। अब इसमें देखो, इसमें पूरा मॉलिक्यूल ही पलट गया है। इसमें देखो X इस तरफ थी तो होना क्या चाहिए था, Y को सीधे सीधे यहाँ आ जाना चाहिए था X की जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरा फ्लिप कर गया है। यानी X थी इस तरफ और प्रोडक्ट के अंदर फ्लिप होकर के X की जगह Y आ गई इस तरफ। ऐसे हाइड्रोजन इस तरफ चला गया और मिथाइल इस तरफ आ गई। तो इसका जो प्रोडक्ट मुझे मिला है ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। और सेम टू सेम पहले जैसा कंपाउंड मिलता है, सिर्फ X की जगह हट करके कोई और कंपाउंड आया है, बाकी किसी की पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन। रिटेन रह गया मॉलिक्यूल, पहले जैसा रह गया। और अगर मानो किसी भी रिएक्शन के अंदर हमें ये वाला कंपाउंड भी मिले और ये वाला कंपाउंड भी मिले, 50% मॉलिक्यूल ऐसे मिले जिनमें शेप पहले की तरह ही है बिल्कुल, और 50% बिल्कुल उल्टे हो गए हों, यानी रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन भी हो, हमें A भी मिले और B भी मिले, तो क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। अगर ये सब आपको समझ में आ गया है तो अब हम दोबारा चलते हैं SN1 और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ। जरा याद करो SN1 को। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की शेप कैसी बताई थी? sp2 प्लेनर शेप होती है। कार्बोकैटायन की शेप कैसी हो जाती थी? प्लेनर। और फिर उस पर अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का। तो सोचो, अगर कार्बोकैटायन बिल्कुल प्लेनर है तो उस पर अटैक दो साइड से हो सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो SN1 में जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें 50% कंपाउंड ऐसे मिलते हैं जो इन्वर्ट हो चुके होते हैं, जिनमें पीछे से अटैक हुआ है, और 50% जिनमें आगे से अटैक हुआ है, जहां पर हेलोजन था वो हट करके न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है हमें? रेसिमिक मिक्सचर। तो हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रेसिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहां आपने SN1 लिखी हुई थी वहीं पर आप लोग ऐड कर लो। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रैसिमाइजेशन, यानी इसके अंदर हमें रैसिमिक मिक्सचर मिलता है। अब जरा SN2 को दोबारा याद करते हैं। क्या होता था इसमें? एक तरफ से हैलोजन वाली बॉन्ड वीक होती जाती थी, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या हो जाता था? मॉलिक्यूल उल्टा हो जाता था। ये तो वहां पर भी बताया था। तो SN2 किसके साथ प्रोसीड करती है? विद इन्वर्जन। इसमें इन्वर्जन हो जाता है। तो आप लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आई। रैसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इनैंशोमर्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। यही डेफिनेशंस पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। इसमें हम लोग हेलो एल्केन से एल्कीन बनाएंगे। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। अगर हम किसी हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाएं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक मतलब इसमें C2H5OH, कोई भी अल्कोहल हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है इथेनॉल हो, प्लस KOH है। आपको ध्यान हो, हम लोग जब एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं या सिर्फ अगर KOH है तो भी हेलोजन की जगह पर OH आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर इस एल्कोहल की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो बेस है उसके पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या चाहिए होगा? हाइड्रोजन, प्रोटॉन चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब ये हमारे पास हेलो एल्केन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो अटैच होगा वो कैसी कार्बन? बीटा कार्बन। तो ये भी बीटा है, और इस अल्फा से ये भी कार्बन अटैच है तो ये भी कैसी है? बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उनको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है। अब रिएक्शन के अंदर क्या होता है? बेस है, इसको चाहिए प्रोटॉन, तो ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड टूटती है ऐसे। बॉन्ड अगर ऐसे टूट रही है तो H पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज। और यहां से ये वाली बॉन्ड टूटेगी हेलोजन वाली ऐसे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये वाली कार्बन नेगेटिव, ये वाली कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगी? बॉन्ड। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अच्छा, अब आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये बीटा हाइड्रोजन है, ये वाली भी तो बीटा हाइड्रोजन होंगी, हाइड्रोजन तो यहां से भी जा सकती है और डबल बॉन्ड यहां पर भी पॉसिबल है। तो एक प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से हाइड्रोजन चली जाएगी और ये हेलोजन चले जाएगा, तो ऐसे भी पॉसिबल है रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करेंगे एक रूल से जिसका नाम है सेट-ज़ेफ्ट रूल। सेट-ज़ेफ्ट रूल क्या कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वो होता है इसमें डबल बॉन्डेड वाली कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हो। इस वाले प्रोडक्ट में देखो, ये दोनों है डबल बॉन्डेड वाली कार्बन, इस वाली से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक इससे, तो टोटल कितने अटैच है इसमें? 2 एल्काइल ग्रुप। इसमें ये दोनों तो डबल बॉन्डेड वाली कार्बन, इससे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप। तो किस में एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच है? इस वाली में। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है। हमें ये चेक नहीं करना है कि मिथाइल अटैच है या इथाइल अटैच है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एल्काइल ग्रुप्स। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप, इसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप। तो ये वाला है मेजर प्रोडक्ट और ये वाला है माइनर प्रोडक्ट। तो आप रूल लिख सकते हो, द प्रोडक्ट विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन्स इज ट्रीटेड एज मेजर प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्वस KOH है तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है,
और एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बनानी है। तो आई होप आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री और एलिमिनेशन रिएक्शन पूरी समझ में आ गई हैं। अब आप लोग SN1 और SN2 के सारे क्वेश्चन जो भी बुक में दे रखे हैं प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।